हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं 12th के चैप्टर पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है ना। देन आज हम फर्स्ट बुक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत की राजनीति, इस बुक के हम फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ ये शुरू करेंगे। और ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि एक चैप्टर के 2 पार्ट बने ऑनलाइन वीडियो के, देन उसमें ऑल ओवर कवर किया जाएगा, यानी आपको बेस्ट तरीके से हर एक पॉइंट जो आपकी बुक में है उस हर एक पॉइंट को एक जैसी बड़ी हेडिंग है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो 1 to 1 क्लियर करेंगे। तो आपने ये क्लासेज अगर देख ली कंटिन्यू, देन श्योर हो जाइए कि आपके सबसे बेस्ट मार्क्स आएंगे आपकी 12th की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। क्योंकि आज से हम ये न्यू प्लेलिस्ट भी क्रिएट करेंगे जहाँ से आपको आपके कोई चैप्टर बच जाए वो आपको ये प्लेलिस्ट में जाइएगा। 12th NCERT 2023-24 की एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें आप आराम से आपके चैप्टर के जो भी बच जाते हैं चैप्टर उसको देख लीजिएगा। तो देन आज से शुरू करते हैं और आज से हम शुरू करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो देन जैसा कि आपको पता होगा आपके स्कूल के अंदर ये शुरू भी हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है या देन समझ में नहीं आया है तो ये वन मोर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यानी मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, देन यू कैन मोर एंड मोर स्कोर योर पेपर। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो ये जो पेपर है ना, ऑलमोस्ट आप इस पेपर को अगर थोड़ा सा समझें तो क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत की राजनीति, यानी इस पेपर में आपकी आज़ाद हुए भारत की बाद की सभी परिस्थितियों को देखा जाएगा। ओके, देन जो पहली है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें इंडिया के अलावा जो उस कंडीशन में जैसी अभी जो कंडीशन इंडिया में थी आज़ादी के समय, उस कंडीशन में वहाँ पर क्या हो रहा था वर्ल्ड में वो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। देन इसमें पहले हम ये बुक करेंगे क्योंकि थोड़ा इजीली रहेगा आपके लिए, अंडर टच रहेंगे, आप जल्दी से इसको अचीव कर लेंगे। तो सिंपली सबसे हम बात करते, ज़्यादा इंट्रो नहीं करेंगे क्योंकि पहला जो वीडियो था तो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ा। देन सीधा टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्र, यानी अपने भारत की हम बात करें, किसकी बात करें, भारत। तो भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौती को लेकर, अब ये कहेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती को लेकर क्यों, क्योंकि अगर आपको आइडिया है तो ये हम बात कर रहे हैं एक देश, एक राष्ट्र है, अगर वो बनना है तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, लेकिन भारत तो पहले से राष्ट्र था। देन क्यों प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम की जड़ आपको पता होगा, क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था 14 और 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त तो अपने इंडिया की फ्रीडम डेट है एंड 14 है वो पाकिस्तान की डेट है। तो जब एक ही परिवार के 2 भाई, कहने का मतलब जब अलग हो जाते हैं तो उस समय हर चीज़ का बंटवारा होता है। तो इसी बंटवारे में पर हर एक को जीरो से हीरो बनना होता है, यानी कहने का मतलब है जब उसे आगे अपने देश को, यानी एक भारत है, जैसे देखिए विभाजन हो जाता है तो विभाजन होने के बाद इसे वापस सक्षम बनना था, क्योंकि आपको पता होगा आज़ाद होने से पहले भारत गुलाम था, ये गुलाम अंग्रेजों का था। तो उस समय उन्होंने भारत को बहुत अच्छे से तबीयत से पूरा खोखला कर दिया था। कहते ना कि जो सोने की सीढ़ियाँ थी, अब वो अंग्रेज गए तब पूरी तरह से हड्डी की सीढ़ियाँ उसको करके गए थे, यानी अब पूरा कमज़ोर हो चुका था भारत, क्योंकि उनके पास या आर्थिक संसाधन हो या उनका पूंजी हो या फिर बात करें कि एक मानव श्रम हो, सबको उन्होंने पूरी तरह शोषण, और यहाँ हम बात करें कि उद्योग धंधे भी काफ़ी चौपट कर दिए थे। तो उस कंडीशन में भारत पाकिस्तान का एक 2 राष्ट्र के नाम पे विभाजन हो जाता है, और इस विभाजन के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में जब आगे आना है, जैसे प्रेजेंट कंडीशन, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है ना, आई लव माई इंडियन, देन एंड आई लव इंडिया। तो इसका रीज़न ये है कि आज भारत जो भी है वो उनके प्रयासों का परिणाम है। तो देन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक राष्ट्र जब विभाजन हो जाता है तो भारत के सामने एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्र बनने के नाते क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं 14-15 अगस्त को नेहरू जी ने जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक अच्छा भाषण दिया था, एक तेजस्वी भाषण दिया था। उस भाषण का नाम क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है ना, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, या इसका एक हिंदी वर्जन कहें डेस्टिनी। यहाँ पर इसका देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड में स्पेलिंग होता है, आप चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पर बात करें, अगर पूछा जाए कि इसका हिंदी में क्या इसको रखा गया था, तो आप ध्यान रखिए, भाग्य वधु से सिर प्रतिष्ठित,
भाग्य वधु से शीर प्रतिशिक्त। अब यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर इसका जो हिंदी रीजन है इससे समझिएगा, प्रतिशिक्त, प्रति है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये जो वर्ड है उसको अच्छे से समझना है। प्रतिशिक्त, यहाँ पर जो इस लाइन का मीन्स है कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्हें मोटिवेशन के तौर पे आज हम खड़े हैं इस संविधान असेंबली के अंदर, और हमें आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा देश, एक ऐसी योजना सामने रखना है कि उनके गौरवान्वित हो, यानी भाग्यवधु से शीर परिशिष्ट भेंट, प्रतिशिक्त भेंट। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्पीच है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई नेहरू जी ने आज़ाद भारत के समय जो भाषण दिया था उस भाषण का क्या नाम है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है ना, एंड भाग्यवधु शीर प्रतिष्ठित भेंट। ओके, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के शायद कभी पूछा जा सकता है। अब देखिए सिंपल सी हम बात करें, आपने सिंपली देखा होगा काफ़ी, अगर इंडिया का जब विभाजन हुआ था तो उस कंडीशन में भारत काफ़ी विभाजन के दौर से गुजरा भी था, काफ़ी कंडीशन ऐसी हुई थी कि भारत को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट ऑफ, अगर मैं बात बताऊँ, सबसे मोस्ट ऑफ रीजन अगर बात बताएं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो चुनौतियाँ थी, यहाँ पर क्या क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो भारत के सामने राष्ट्र निर्माण के दरमियान क्या 3 चुनौतियाँ थी, यहाँ पर 3 चुनौतियों की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैलेंज, क्योंकि भारत को अब एक राष्ट्र बनना था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। अगर पूछा जाए भारत पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ, ओके, देन आप ध्यान रखिएगा, ये भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो हुआ था धार्मिक आधार पर। किस हुआ था? धार्मिक आधार पर हुआ था, ठीक है ना, धार्मिक आधार पर। क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज गए थे तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, तो इस तरह से अपनों के बीच दुश्मनी पैदा करके गए और बाद में ये जो कंडीशन है वो भारत के सामने आई थी कि भारत पूरी तरह से पिछड़ चुका था, उन्हें सक्षम होना था। तो उस समय अपना जो पूरा जो लेसन है ना वो ओवरऑल कवर होता है इन तीनों चुनौतियों के ऊपर। तो सबसे पहले भारत को एज ए राष्ट्र बनना है तो उसके सामने चुनौती थी एकता कायम करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता कायम करना। ओके, तो फर्स्टली समझा जाए यानी पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, देन आप सबसे पहली चुनौती याद रखिएंगे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां। क्योंकि आपको पता होगा भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ उस कंडीशन में भारत मतलब जो अंग्रेज गए तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, बट यहाँ पर जो भी हमारे कंट्रोल में था, जो देश हमारे अधीन, राज्य अधीन थे, अब वे स्वतंत्र हैं। अब वे चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो हिंदुस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। तो इस तरह से ये अंग्रेज गए तो जो अस्त व्यस्त करके गए और बेलगाम छोड़ के गए इस पूरे राष्ट्र को, यानी अस्त व्यस्त हो गया। तो यहाँ पर एक कंपटीशन शुरू हो गया कि पाकिस्तान समुदाय हो कहता है कि काफ़ी लोग राज्य मेरे अंदर आ जाए और भारत चाहता था कि मेरे अंदर आ जाए, और इस तरह से कुछ राष्ट्र ऐसे थे तो दोनों से अलग अपना अस्तित्व देश बनाना चाहते थे। तो इस कंडीशन में भारत को एक राष्ट्र बनने के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, क्योंकि एक राष्ट्र बनना है तो उन्हें एकजुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियाँ, जो माहौल था वो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के लिए इम्पॉसिबल साबित हो रहा था। क्योंकि इन्होंने जैसे हमारे सामने ये परिस्थितियाँ करके गए, उसको अगर देखा जाए तो ये कंडीशन आज के समय हम देखते हैं ना कि कितना इजीली हम एक राष्ट्रीय एकता के रूप में रह रहे हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से हमें गुजरना पड़ा था। ओके, तो यहाँ से देखो पहली चुनौती के बारे में मैं आपको रूबरू करवा दूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब मान लीजिए आपको ये सिंपली मैं बता दूँ, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय भारत में काफ़ी सारी रियासतें थी, अलग अलग राज्य शासन व्यवस्थाएँ थी, तो वो सभी एक साथ नहीं जुड़ना चाहते, सभी एक साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। आई होप आपको पता होगा कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थी, देसी रियासतें। ओके, 565 देसी रियासतें थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत थे, यानी पूरी तरह से ब्रिटिश प्रांत का मतलब ऐसे एरिया जो ब्रिटेन के अंडर में है, और कुछ ऐसे जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और कुछ है राजा महाराजाओं के रजवाड़े, जिसको 565 रजवाड़े। अब उन्हें कहा जाए कि आप राष्ट्र के तौर पे आ जाइए, हमारे साथ जुड़िए, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो आज़ाद रहना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में और हर
भारतीय की यहाँ पर बात करें, अलग अलग धर्म कैटेगरी के लोग थे। हमारा राष्ट्र एक सामूहिक पहचान, एक धार्मिक विविधताओं में एकता की दृष्टि को नजर रखता है, यानी उसमें एक परिलक्षित होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता कायम रखना, संस्कृति विभिन्न थी, लैंग्वेज अलग थी, पृष्ठभूमि अलग थी, रहना खाना पहनावा, यानी हर तरह की यहाँ पर विविधताओं के बावजूद राष्ट्र को अब एकजुट रखना था। पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था, पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता को कायम करना, और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। देन बात करते दूसरी प्रॉब्लम एक राष्ट्र के रूप में भारत के सामने थी, और वह थी लोकतंत्र। क्या, मैंने वापस कह रहा हूं, लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र को कायम करना। यस, आपको पता होगा लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर सर्वोच्च सत्ता लोगों के बीच हो। तो ये प्रॉब्लम इतना चैलेंज क्यों था? आज के समय लोकतंत्र चैलेंज नहीं है, बट उस समय ऐसी चैलेंज के रूप में क्यों थी? तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भारत अब तक लोकतंत्र की परिस्थितियों से नहीं गुजरा था। शुरुआत से देखें तो राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, एंड अंग्रेजों की तानाशाही व्यवस्था थी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर लोकतंत्र को लाना इम्पॉसिबल होता है। लोकतंत्र को लाना क्या होता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस कंडीशन में, तो राजा महाराजा थे, कुछ तानाशाही व्यवस्था थी, तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र कैसे आएगा? और यहाँ पर अगर डिस्कशन हुआ कि क्या लोकतंत्र लाया जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि लोकतंत्र हो, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल नहीं चाहते थे, क्योंकि लोकतंत्र के पीछे एक धारणा थी। एक धारणा ये थी कि उस कंडीशन में लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता कि लोकतंत्र विकसित पूंजीशील पैसों वाले और पढ़े लिखे देशों में ही लोकतंत्र सफल हो पाता है। इसलिए भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोकतंत्र को कैसे अपनाया जाए। एंड देन बात करें, जैसे भारत में एक राजा महाराजे हैं, ऋषि रजवाड़े हैं, तो उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़ के एक आम नागरिक की तरह भारत के साथ जुड़ना होगा। देन वो तो एग्री होंगे नहीं, तो इस तरह से कंडीशन कैसी होगी कि, और बात ये करेंगे भारत में काफ़ी अमीरी गरीबी भेदभाव, जाति लिंग हर वर्ग का प्रति भेदभाव था। और सबसे बड़ी लोकतंत्र में ज़रूरत होती है एजुकेशन की, और भारत में उस समय एजुकेशन 100 में से 9 से 15% की बीच ही था। तो उस कंडीशन में इस डेमोक्रेसी को कैसे लाया जाए भारत में, ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, ये देश वो सक्षम भी नहीं है, और कुल मिलाकर यहाँ पर हर तरह की अव्यवस्था है। तो फिर यहाँ पर लोकतंत्र कैसे होगा, कैसे इस देश को लोकतंत्र के इस पहिए पे दौड़ाया जाए, तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ओके, देन तीसरी जो चुनौती थी राष्ट्र के समक्ष, तीसरी चुनौती थी, आपको पता होगा वो होता है तीसरी चुनौती डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास करना यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी। यस, देखो आपको पता होगा कि एक देश को सबसे पहले, इंडियन भारत की बात करें तो भारत को सबसे पहले एकजुट होना था। तो सबसे पहली नीड थी भारत की राष्ट्रीय एकता कायम करना। दूसरा कि राष्ट्र एक हो जाता है, देन हमें इस देश को चलाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होगा जहां पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम न हो। तो वो था लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र। एंड देन तीसरी बात करें, एक देश को सक्षम करने के बाद अब उस देश को ग्रोथ करना था, उस देश को डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि कोई कितना ही बढ़िया हो, लेकिन उस देश में अगर व्यक्ति को संपूर्ण सही रूप में खाना पीना रोटी बेसिक सुविधाएं ना मिले तो वो काम का नहीं। आपको पता होगा कोई कितना ही फुटरा हो जाए, कितना ही बढ़िया हो जाए, लेकिन अगर वह सक्षम नहीं है, किसी जॉब पर काबिल नहीं है, तो कैसे चलेगा? कहने का मतलब आज के समय होता है ना कि जो डेवलपमेंट की एजेज होती है उस पर व्यक्ति को पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि देश एकजुट भी हो जाएगा, लोकतंत्र भी आ जाएगा, लेकिन अगर देश विकास नहीं कर पाया तो एकजुट रहेगा क्या? देश के पास पैसे, इनकम, रोजगार नहीं होगा तो लोग एक साथ रहेंगे क्या? भूखे पेट भूखे भजन नहीं होते हैं। तो देश के साथ एकजुट रहकर लोकतंत्र में बदलना तभी पॉसिबल होगा जब देश के पास इनकम, इकोनॉमी और रोजगार मिलेगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर आपको पता है अंग्रेज अपना बना के लूट के कहते, तुम तो मेरे अपने हो और मेरे अपने करके ऐसी तबली बजा के गए कि इंडिया को पूरी तरह से
खस्ता हालत में छोड़ दिया था। यानी यहाँ पर रीढ़ की जो हड्डी थी कृषि, उसको सर्वनाश कर दिया था यहाँ पर। देन बात करें यहाँ पर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो भी चौपट कर दिए, क्योंकि इनको बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे ही अपने कच्चे माल यहाँ से ले जाने थे। तो इस तरह से भारत का अब इकोनॉमी लेवल बहुत डाउन हो गया था और उस कंडीशन में राष्ट्रीय विकास करना था। तो अब ये अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर थी कि भाई ऐसी कंडीशन से हमें आज वर्तमान भारत तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे होंगे। ये उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब इन चुनौतियों को तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, मैं यहाँ पर आपको शुरुआत में कहा था, मैं अगर ये आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, आपके कोई भी सर पढ़ा रहे अच्छे पढ़ाते होंगे, अगर मेरी क्लास यहाँ से आपने टोटली दोनों बुक कवर कर ली, देन आपके मोस्ट ऑफली मैं कह देता हूँ 80+ जो कमज़ोर है ना 80+ बिल्कुल आएंगे। देन मोर टैलेंटेड है तो उसकी 100 की हम बात करेंगे कि एक भी नंबर कम नहीं आएगा। हम उस तरह से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। हर कोई डाउट है आपका इस टॉपिक से तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर कॉलेज की क्लासेज चलती है, बट मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे लिए आप 12th की क्लास क्या कर सकते हैं, 11th 12th की। तो बिल्कुल क्यों नहीं, अगर स्टूडेंट ये चाहते हैं तो ये चैनल उनके लिए है और मुझे उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए वीडियोज़, उनके लिए क्लासेस देना मुझे अच्छा लगेगा अगर स्टूडेंट अच्छे खुश है तो इस तरह से मैंने 3 चुनौतियों की यहाँ पर बात करी। अब हम बात करते हैं इन 3 चुनौतियों को कैसे निपटा गया, ठीक है। तो सबसे आज हम इसके अंतर्गत पहली ही चुनौती को क्लियरिटी से देखेंगे, राष्ट्रीय एकता कायम करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र निर्माण की सिंपली बात करें तो आपको पता होगा भारत विस्थापन और पुनर्वास। पॉइंट आप समझिएगा, क्योंकि आपके जो बुक में पॉइंट है ना उसी अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे मन मुताबिक फटाफट शॉर्ट में पढ़ा के नहीं जाऊँगा, क्योंकि वैसे तो आप शॉर्ट में भी आपको मिल जाएंगे आंसर, लेकिन अगर आपको एज ए थ्योरी के रूप में बेसिक रूप में समझना है, आपको वो चीज़ समझनी है जो शायद आपको वह कहीं नहीं मिली है, देन आपको ये आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब भारत आज़ाद हो चुका था। भारत आज़ाद होने के बाद अब भारत को एक राष्ट्र के रूप में अपनी छवि स्थापित करनी थी। तो अब क्या होगा, तो इसलिए सबसे पहले थी एकता स्थापित करना। तो अब भारत की सामने विभाजन की समस्याएं भी खड़ी हुई थी, विस्थापन एवं पुनर्वास, ये पॉइंट है अपना। देखिएगा यहाँ पर जो आपसे बता रहा हूँ विस्थापन, अब इस देखिए यहाँ पर मैं सिंपली बताऊँ, जैसे देखो अब ऐसा है कि मैप तो अच्छे से नहीं बना सकते, बट फिर भी हम प्रयास करेंगे कि भारत का जो मैप है वो आपके लिए अच्छा बन जाए, ठीक है ना। और देखिए, क्योंकि वैसे तो मेरी ज्योग्राफी नहीं है, बट मैं भी ट्राई करूंगा कि इंडिया का जो मैप है वो अच्छे से बन जाए, और आई होप थोड़ा अच्छा बन ही गया है। ओके, देन ये ऐसे ही रफली बनाए हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ओके, देन यहाँ पे श्रीलंका भी। ओके, अब बात करते हैं मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका एक मकसद है, मुझे ये आपको समझाना एक बहुत ज़रूरी मकसद के तौर पे है, बट और बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ये प्रयास जो कर रहा हूँ वो अपने क्लास को समझने के लिए है कि ये इंडिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा टेढ़ा हो गया, नहीं जस्ट टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा हो गया। देखो थोड़ा सा जब सही नहीं होगा तो पढ़ाने का भी मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो एक बार समझ लीजिएगा, आई होप जैसा भी बन रहा है, मैं तो रफली बना रहा हूँ आपके सामने। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखो सिंपली बात करें कि जब देश का विभाजन हुआ, देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। ओके, देन देश के विभाजन होने के बाद देश के सामने अब प्रॉब्लम हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान तो बना था यहाँ पर, कहाँ पे बना था, यहाँ पर बना था, ठीक है ना, ये वाला। दूसरा पाकिस्तान यहाँ पर था। यानी आपको पता होगा जब भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग हुए थे तो फिर यहाँ पे धर्म के आधार पर कैटेगरीज हो गई। तो ज़्यादातर समुदाय हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम जो जनजाति थी, एक तो यहाँ पर रहती थी जिसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान। और कुछ जाति समुदाय है वो भारत के इस इलाके में रहते थे, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा गया, पूर्वी पाकिस्तान। और ये लगभग बंगाल के आसपास का इलाका था। ओके, अब हुआ ये, यहाँ पर इस पॉइंट का देखो जिक्र ये है कि 14-15 अगस्त को जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस कंडीशन में अगर आपको बताऊं एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई 2 अलग कैटेगरी धर्म की कम्युनिटी के लोग हैं और साथ में रह रहे, आराम से 14 तारीख को 15 अगस्त 14 तारीख को यानी 1946 को आप सो रहे थे, यानी दिन सुबह उठे तो आपको लगा कि ये देश आपका पराया है। यानी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, आपके फादर ने पूरी ज़िंदगी से
कमाया, घर, बिल्डिंग, काम काज सब जमाया है और अचानक से फैसला आ जाता है कि आप उस धर्म से हो और आपका ये देश नहीं, आपका तो वो देश है। यानी एक ही झटके में आपके जने पाँव से ज़मीन खिसक जाएगी, आपको ऐसा लगेगा ये क्या हुआ। और उसी समय चंद घंटों में आपको वो देश छोड़ के भी जाना होता है। कहा जाता है कि अब धर्म के नाम पर ही विभाजन हो चुका है, तो लोग अपने अपने धर्म वाले इलाकों में चले जाए, अन्यथा वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको कोई भी मार सकता है। तो अगर थोड़ा सा मैं जिक्र बताऊँ तो ऐसी कंडीशन से गुजरा है भारत, और उस कंडीशन में लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे जिसकी अकल्पनीयता यानी उनकी दुर्दशा को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रातों रात या कुछ चंद घंटों में यहाँ से लोगों को इधर जाना पड़ा और इधर से लोगों को इधर आना पड़ा। यानी क्यों? कुछ लोगों का कि वो कुछ हिंदू धर्म, जैसे मान लीजिए धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे, तो उनको एक ही दिन दिया गया कि आपको तुरंत अपने देश जाना है, तो वो यहाँ पे आए, और कुछ लोग यहाँ से गए। तो उस चंद घंटों में उन्हें अपना जीवन सामने नजर आया कि हमने क्या किया। यानी पूरी जायदाद, जमीन भर सब कुछ छोड़ के, कहता ना कि जीवन बचा तो लाखों पाए, यहाँ पे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ। अगर आपको पता होगा कि एक विभाजन हुआ था, उस समय जो घटना हुई थी, हिंसा की घटना हुई थी, आपने देखा होगा गद्दर मूवी के अंदर, गद्दर मूवी का एक सीन देखा होगा जिसमें शकीरा जो एक हीरोइन है, ठीक है ना, पाजी की थोड़ी कुछ मिट्रेस मतलब कुछ अटैचमेंट रहती है। जब वे जो शकीरा यानी जो मुस्लिम धर्म से वो पाकिस्तान लौटते, तो वो शकीरा वहीं रह जाती है ट्रेन के अंतर्गत। तो उसे बचाने के लिए अपने सनी पाजी जो है, सनी पाजी, वो उसकी सेफ्टी करते, कहते हैं कि ये मेरी मोटी है, ऐसे करके बचाते हैं। तो उस समय जो वो उस ट्रेन का जो दृश्य है वो देश के विभाजन का दृश्य है। उस समय जो घटना है, लोग जैसे देखते कि ये उस धर्म का है, सीधे तलवार से काटते, गोलियों से, यानी अंधाधुनी हालत। और उस समय एक ही ट्रेन होती है आने की, एक ट्रेन जाने की, तो बड़ी मतलब कहते हैं ना एकदम पशुओं की तरह उस गाड़ी में भर जाते और लोग जाते हैं। आपने अपने बुक के अंदर देखा होगा। अगर मैं आपको बताऊं, देन यहाँ पर देखिएगा, ये जो फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर बता रहा है भारत के विभाजन का दृश्य, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और इस कंडीशन में देश के लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहा गया था कि जो बहुसंख्यक, यहाँ पे ये कहा गया कि भाई इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यक है, तो इसका मतलब ये तो हिंदुस्तान हो गया। और जो इलाका मुस्लिम प्रांत है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, तो वो मुस्लिम एरिया होगा। इस अकॉर्डिंग दो पाकिस्तान बन गए, तो और यहाँ पर भारत बन गया था। और इस समय देखा जाए तो यहाँ से लोगों का प्लान इधर हुआ था और यहाँ से लोगों का प्लान इधर हुआ था। तो ये बड़ा ही दिल दहलाने वाला एक समय था, जिस समय लोग अपना सब कुछ समर्पण कर, यानी सब कुछ जो अच्छा कमाया था एक ही झटके में छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। और ये जो हालत है वो इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी हालत, ऐसा करने पर हमें मजबूर कर दिया था। और उस समय एक मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दूसरे नाम से जाना जाता सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ये एक मुस्लिम नेता थे, लेकिन ये फिर भी भारत पाकिस्तान के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो, और इस तरह ये एक सीमा के तौर पे सुरक्षा, यानी भारत की सीमा को एक संगठित रखने के लिए प्रयास किया, और इसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, और इस तरह से ये विभाजन जो हुआ था, इस विभाजन को जो प्लान था, यानी जो कानून था, वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। और इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया कि जो इलाका जहाँ पर पाकिस्तानी बहुप्रांत लोग मुस्लिम हैं, तो वो पाकिस्तान इलाका होगा, और दूसरा है वो हिंदुस्तान इलाका होगा। इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई थी। भारत और पाकिस्तान जब विभाजन के दौरान काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। और एक कंडीशन आपको पता होगी कि ये विभाजन धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिख, जैन, यहूदी, क्रिश्चियन, ईसाई, यानी इन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते। अब वो कहाँ जाएंगे? वो इधर जाएं या उधर जाएं?
तो इस कंडीशन में क्योंकि वो बहुसंख्यक बड़ी भीड़ में वो अल्पसंख्यक थे, तो यहाँ पर उनका काफ़ी शोषण हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए इस समय तो बहू बेटियों शाम साजो सामान इज्जत सब का तहस नहस माहौल क्रिएट हुआ था। यानी इस विभाजन का दृश्य बहुत ही दिल दहलाने वाला था। और यहाँ पर अपनी ज़मीन में लोग हाथों हाथ क्या हो गए, पुरान यानी अब पराये हो गए, क्या हो गए, पराये हो गए। और इन आबादी में काफ़ी ज़्यादा जान माल की नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को अपने जान हाथ धोना पड़ा। और एक थोड़ा सा मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं, थोड़ा अगर आपका आंकड़ा बताऊं कि कितनी संख्या में यहाँ पे लोग मारे गए थे, तो लगभग आप ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़े बहुत आंकड़े तो अपने बुक के अंदर दिए गए हैं जो आपने शायद पढ़े होंगे, ठीक है ना। 5 यहाँ पे देखा जाए तो 80 लाख लोगों को तो अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। यहाँ पर कितने लाख लोगों को, 80 लाख लोगों को तो यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा। यानी पूरी प्रॉपर्टी जमे जमाई इधर इधर होने लगी। और इसी कंडीशन में कहें तो लगभग यहाँ पर लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी क्या गंवाई, जान गंवाई थी। क्या गंवाई थी, जान। क्योंकि जैसे यहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन यहाँ पर आती है तो वो हिंदू हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान वाले उसको काट के ख़त्म करके वहीं समाप्त कर लेते थे। यहाँ से फिर बदला लेने के लिए हिंदू की जब इधर जाते तो ये इसको काट देते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी तनाव भरा माहौल था, काफ़ी कंडीशन गुजरी थी भारत पाकिस्तान के इस दौरान। देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि एक देश के विभाजन में धार्मिक तनाव उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था, धार्मिक तनाव उत्पन्न हुआ था। और यहाँ पर देखा जाए मार काट, लहूलुहान, यानी यहाँ पर इज्जत आबरू सब कुछ यहाँ पर धूल मिल गए थे। यहाँ पर काफ़ी अस्त व्यस्त माहौल है वो क्रिएट हुआ था। और यहाँ पर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हर एक छोटी छोटी चीज़ का विभाजन पे अड़ गए थे। यानी कहने का मतलब है एक कुर्सी, एक टाइपराइटर, एक पेन तक का यहाँ पर भारत पाकिस्तान में विभाजन किया गया था। हर एक चीज़ का बंटवारा, जैसे कहते हैं ना एक मोबाइल है तो उसको भी काट दो, उसके भी 2 टुकड़े कर दो। अब ऐसी चीज़ों के टुकड़े करने से कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला है। बट ये टुकड़ा, ये जो विभाजन है वो बहुत बुरी स्थिति में हुआ था। और अगर देखा जाए तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 1951 की कंडीशन में देखा जाए, उस कंडीशन में भी अभी भी भारत में लगभग 12% यानी 12% अब भी मुसलमान थे। क्या थे, मुसलमान थे। तो भारत ने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू प्रांत देश है, भारत ने कहा ये सभी के लिए एक देश है, सभी के हितैषी देश है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना आपको एक मुस्लिम प्रांत मान लिया था, जबकि भारत में सामूहिक और सद्भावना की नीति सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर शरण दी गई थी, भले वो सिख, ईसाई या अल्पसंख्यक किसी भी धर्म समुदाय के हैं। तो इनके मध्य किसी भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रखी गई थी, ठीक है ना। यहाँ तक आज हमने ये बात करी है। आज क्योंकि बड़ा टॉपिक ना हो, जितना है उतना ही करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो हमने आज सिर्फ बात करी क्या विभाजन यानी क्या चुनौतियाँ थी और विभाजन के क्या समस्या गुजरी थी। आगे वाले वीडियो में हम जो देखेंगे आपके लिए वो है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद और क्या समस्या थी, रजवाड़ों के विलय की, एकता की, यानी जो रजवाड़े थे उनको भारत में कैसे विलय किया गया। ओके, देन ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और आने वाली क्लास के लिए अप टू डेट रहिएगा। मैं भरत कुमार लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।